सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेदों को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता था। भारतीय और यूरोपियन विद्वानों के बीच वेदों की तिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। एक और जहां भारतीय विद्वान इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, तो यूरोपियन विद्वान उनसे बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि आमतौर पर ऋग्वेद के रचनाकार को 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। फिलहाल वेदों का रचनाकार जो भी रहा हो, एक बात तो तय है कि यह साहित्य दुनिया के अन्य साहित्यों से कहीं ज्यादा पुराना है। वहीं वेद दुनिया में इंसान के दिमाग द्वारा रचित सबसे पुराने साहित्यों में से एक हैं। जर्मनी के मैक्स मूलर ने तो वेदों को आर्यों द्वारा बोले गए पहले शब्दों की भी उपाधि दे दी है। ऐसा कहते हैं कि वेदों की रचना आर्यों द्वारा उस समय की गई थी जब वो लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की उपजाऊ जमीन पर आए थे। भारत में रचे गए वेद उसी विचार का नतीजा थे, जिसकी बदौलत ईरान में अविस्टा की रचना हुई। यहाँ तक कि वेदों और अविस्टा की भाषा में बहुत ज्यादा समानता भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू जी अपने ऊपर पौराणिक कथाओं के प्रभाव के ऊपर भी बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान पौराणिक कथाओं को तथ्य के नजरिए से देखेगा तो उसे कहानियां सच्चाई से बहुत दूर और बेवजह की मालूम पड़ती होंगी, लेकिन जैसे ही आपके अंदर विश्वास जाग जाता है तो इन्हें एक बिल्कुल नया मतलब मिल जाता है। पुरानी कथाओं में विश्वास करने वालों को इसमें एक रोशनी, उम्मीद और एक अजब खूबसूरती नजर आती है। इसकी मदद से उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम पाठ सीखने को मिलते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से कुछ समस्याएं राजनैतिक थीं, तो कुछ समस्याएं जाति से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि द्रविड़ जाति के पास सभ्यता का पुराना इतिहास तो था, लेकिन भारत में नए नए कदम रखने वाले आर्यों को ये विश्वास था कि संस्कृति और सभ्यता के रूप में वे द्रविड़ जाति से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। इन दो जातियों के अलावा उस समय भारत में अलग अलग कबीले, बंजारे और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इन अलग अलग जातियों के मिलने से और आपस में टकराव होने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। ये भी मुमकिन है कि जाति व्यवस्था को आर्य या द्रविड़ जाति में से किसी एक ने खुद से जन्म ना दिया हो सकता है कि जाति व्यवस्था उस समय के समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए विकसित की गई हो। अगर इतिहास की ओर देखा जाए तो उस समय इतिहास की सभी पुरानी सभ्यताओं में समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। अगर चीनी सभ्यता को बस छोड़ दिया जाए तो समाज की और दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में हमारी वर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को पाया गया है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत आर्य और गैर आर्य वर्गों से हुई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत आर्य लोगों ने भारत में खुद को अलग वर्ग के लोगों से अलग रखने के लिए की थी। आर्य शब्द जिस मूल शब्द से निकलता है उसका अर्थ है जुताई करना। लगभग सभी आर्य जाति के लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उस समय कृषि को एक उच्च कोटि का कार्य समझा जाता था। वहीं कृषि करने वाला एक कार्य पंडित का काम भी कर सकता था, सैनिक का काम भी कर सकता था और व्यापार भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समाज में नए वर्णों का गठन शुरू हो गया और कार्य के अनुसार आर्य समाज में और भी जातियों का उदय हुआ। आर्य समाज में अब व्यापार करने के लिए वैश्य जाति, युद्ध संभालने के लिए क्षत्रिय और धार्मिक अनुष्ठानों का कामकाज समझने के लिए ब्राह्मण जाति को नियुक्त किया गया। इसके बाद समाज के सबसे निचले तबके के तौर पर शूद्र वर्ण का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक और अकुशल श्रमिक शामिल थे। धीरे धीरे भारतीय समाज में मौजूद आर्य समाज के लोगों को भी शूद्र जाति के तहत आर्यों ने सम्मिलित कर लिया। माना जाता है कि शुरुआत में जातियों का ये विभाजन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी नए इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था तो वो खुद को क्षत्रिय जाति में सम्मिलित करवा सकता था और अपने लिए ब्राह्मण वर्ग की मदद से एक उपयुक्त वंशावली बनवाकर खुद को आर्य कहानी के किसी नायक से जोड़ सकता था।
मगर धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में शामिल होना लगभग नामुमकिन हो गया। आर्यों द्वारा केवल समाज को नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिंदगी को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में प्रगति, ज्ञान प्राप्त करना, किशोर अवस्था, अनुशासन, आत्मानुशासन और निरंतरता को शामिल किया गया। वहीं दूसरा भाग गृह स्वामी और जगत के मनुष्य का था। तीसरा भाग राजनेता का था, जिसने सुनिश्चित शिक्षा और निष्पक्षता हासिल कर ली हो और अब वो बिना अपने स्वार्थ के लिए सोचे समाज की सेवा में तत्पर रहने के लायक हो गया है। इस सब के बाद चौथा और अंतिम चरण वैरागी का था, जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ जीवन जीता था। पुरानी भारतीय सभ्यता या इंडो आर्यन संस्कृति का इंद्रिय विचार धर्म का था, जो धर्म या आस्था से कहीं ज्यादा था। ये दायित्वों की एक अवधारणा थी, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के निवारण की। ये धर्म स्वयं रीति का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियत करने वाला मौलिक नैतिक कानून था, जिसमें सब कुछ था। यदि ऐसा कोई कानून था तो मनुष्य को खुद के हिसाब से उसके हिसाब से खुद को ढालना था और उसे उस तरह के कार्य करने चाहिए कि वो उस नियम का पालन करता रहे। यदि मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया और अपने कार्यों में नैतिक रूप से सही था तो सही नतीजे जरूर हासिल होंगे। हालांकि उस दौर में लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के समय के पूरी तरीके से विपरीत है, क्योंकि आज व्यक्ति, समूह और राष्ट्र